गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने वीडियो की। रिकॉर्ड हो रहा है। शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता। आज हम लोग शुरुआत करेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे और ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो गंगा नदी तंत्र से जुड़ा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी, जैसा कि आपको पता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें भूगोल पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी पूछी जा रही है, तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जो नदियों से अछूता रहे। नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अपनी नाव जो है गंगा नदी में डालकर और गंगा नदी के अंतिम सफर तक, जहां तक गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है, वहां अंतिम सफर तक गंगा के साथ चलेंगे। बहुत बेहतरीन सफर होने वाला है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। दरअसल मुझे थोड़ा सा काम था, तो आज आपका वीडियो प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर वीडियो चलेगा, इस वजह से मैं लाइव नहीं ले पाया था। तो प्रीमियर वीडियो आप लोगों को चलेगा, लेकिन आनंद वैसा ही आएगा, ये मेरा वादा है। तो सभी लोग एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी हो। आप सभी लोगों का कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ लाइव, तो सभी लोग कमेंट वगैरह करते रहिए और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपका बचेगा। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, मैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा। तो गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले एक आता है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग गंगा नदी की बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है, पंचप्रयाग से ही शुरू होती है। पंचप्रयाग क्या है? भारत में आध्यात्मिक लोग बहुत सारे हैं, हमारी आध्यात्मिक फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं नदियों के साथ। जब मानव ने जानवरों को पालना सीखा, पहले मानव यायावर था, यायावर जीवन जीता था। जब आप पौराणिक काल में जाएंगे, पौराणिक काल से पहले जाएंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल वगैरह में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि मानव यायावर जीवन जीता है। शिकार करता था, खाता था, पीता था, अपना पेट भरता था और जहां चाहता था वहां रह लेता था। धीरे धीरे जब उसने जानवरों को पालना सीखा, जब जानवर को पालना सीखा, उसी दिन से मानव के जीवन में स्थायित्व आया। क्या आया? स्थायित्व आया, स्थायीपन आना शुरू हुआ। क्योंकि अभी तक मानव अकेला रहता था, अब स्थायित्व आया। तो अभी तक पानी वगैरह पीता था तो वो कहीं से भी एकत्रित कर सकता था, लेकिन अब जानवर आ गया तो उसने धीरे धीरे जल स्रोतों के पास बसना शुरू किया। तो जितने भी बड़े बड़े शहर आप भारत देश में देखेंगे, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी आप जो बड़े बड़े शहर देखेंगे, बड़ी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र देखेंगे, वो सब गंगा नदी के किनारे हैं। जैसे अपना प्यारा इलाहाबाद, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे। बनारस विश्व की सबसे प्राचीनतम शहर, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी कौन सी है? बनारस, गंगा नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। कोई भी आप शहर जो अच्छा शहर है वो आप उठा के देखिए। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो सारे बड़े बड़े शहर किसके किनारे थे? नदियों के किनारे थे। और आपने एक नाम सुना होगा, आपने क्या, इस भारत वर्ष उन्हीं के नाम से जाना जाता है, श्री राम। राम जी राजा थे। राम जी क्या थे? राजा थे। नदियों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। 2-4 मिनट आपका मैं लूंगा, कुछ अच्छी सी जानकारी जो आपके आगे जीवन में भी काम आएगी। राम जी एक राजा थे। जैसे ही वो एक राजा गंगा नदी को पार करके, नदी को पार किया, तो नदी के जब उस पार वो व्यक्ति उतरा तो उसका नाम पुरुषोत्तम राजा, पुरुषों में उत्तम राम बने। उससे पहले वो राजा राम थे। नदी पार करने के बाद जब वन की ओर गमन कर रहे थे, 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तब वो जैसे ही नदी पार किए, वो पुरुषों में उत्तम राम कहलाए, पुरुषोत्तम राम। तो नदियों का इतना बड़ा
इतिहास है हमारा, पूरा भारत का इतिहास नदियों से भरा पड़ा है। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग क्या है देखिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। क्या नाम है? सतोपंथ। कहीं कहीं किताबों में सतोपथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सतोपथ। सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं और वो दो नदियां हैं आपकी धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा, दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, रुक जाइए, धौली गंगा, और एक का नाम है विष्णु गंगा। दो नदियां मिलती हैं, निकलती हैं, और इन दो नदियों का जब संगम होता है उस संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा का जब संगम होता है तो ये हमारा प्रयाग कहलाता है, विष्णु प्रयाग। और यहां से एक नदी बनती है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी बनती है? भागीरथी नदी। नदी का हमारे नाम क्या है? भागीरथी, सॉरी अलकनंदा। अलकनंदा नाम है इसका, अलकनंदा। अभी आपको बताऊंगा मैंने ये अलग अलग नाम क्यों लिखा है, क्योंकि अब जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां इसी से मिलेंगी, अलकनंदा से ही मिलेंगी। विष्णु प्रयाग के बाद आता है हमारा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में हमारी एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। और इस प्रयाग का नाम क्या है? तो नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग इस नदी का नाम, इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। रुक जाइए जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नाम को सही से लिख दें, नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी जहां पर मिली उस प्रयाग का नाम क्या हुआ? नंद। नंद बाबा ने यहाँ कृष्ण जी को प्राप्ति के लिए पूजा करी थी, इसलिए इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। विष्णु जी ने यहाँ पर शिव जी की पूजा करी थी, इसलिए इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद एक नदी है हमारी जिस नदी का नाम है पिंडार। कौन सी नदी है? पिंडार। और ये नदी जो है पिंडार जहां पर मिलती है उस प्रयाग को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, नंदा नदी से जब नंदाकिनी नदी मिलती है उस प्रयाग को क्या कहा जाता है? यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इन सब जगह पर कई बार पूछा जाता है। तो मैं ये मैप बना रहा हूँ। देखिए भूगोल में अगर आपका मैप पे कमांडिंग है अच्छे से तो आपको भूगोल में बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। नंद प्रयाग हो गया, इन सबको थोड़ा उधर ले जाया चले, इन सबको थोड़ा उधर ले जाया जाए क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा बनना है ये सब। चलो बेटा तुम लोग उधर चलो।
यहां तक आप सभी के समझ में आ गया। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन कौन सी गंगा है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, रुक जाइए जरा, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 2 मिनट रुकिए बस। धौली गंगा, ये छूट गया था थोड़ा। कर्ण प्रयाग, यहाँ पर कर्ण को कुंडल और कवच मिले थे, इसलिए इस प्रयाग को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। इसके बाद एक नदी है जिस नदी का नाम है, बेटा और बड़े हो जाओ थोड़े, एक नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी का अलकनंदा से जहां संगम होता है, इस प्रयाग को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी का जहां पर संगम होता है अलकनंदा से, उस प्रयाग को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। ये मंदाकिनी नदी जो हमारी निकलती है, ये केदारनाथ से निकलती है। कहां से निकलती है? तो केदारनाथ से निकलती है। भगवान भोलेनाथ का स्थान है केदारनाथ, यहां से ये निकलती है। इस जगह का नाम क्या है? केदारनाथ। मंदाकिनी नदी के बाद केदारनाथ के पास से ही एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी, और इसका संगम होता है यहाँ पर। ये नदी कौन सी है? भागीरथी। और ये कहां से निकलती है? तो ये गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ये भी एक हमारा धाम है। गंगोत्री भी हमारा क्या है? एक धाम है, जहां पूजा पाठ वगैरह होती है, धार्मिक स्थल है ये। ये है गंगोत्री। बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना हो, चीजें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। गंगोत्री से निकलती है ये नदी, और जिस प्रयाग पर मिलती है उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग। यही है आपके पंच प्रयाग। इनको किससे नाम से जाना जाता है? पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जो 5 हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। और एट द लास्ट यहां से यह नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। वैसे कहा जाता है गंगा नदी का उद्गम भागीरथी के नाम से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर है गंगोत्री, और चोटी का नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। गाय के मुख की आकृति का होता है ये, तो ये क्या कहलाता है? गोमुख कहलाता है। तो ये हमारा है पंच प्रयाग। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये पंच प्रयाग समझ में आ गया होगा। पंच प्रयाग। अब देखिए, इसको याद मैं करवा दूं आप लोगों को, यही याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी याद करा दूंगा मैं आप लोगों को ये पंच प्रयाग। कैसे याद करने हैं सुनिए। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। केदारनाथ से निकलती है तो रुद्र प्रयाग शंकर जी का धाम है, शंकर जी रुद्र अवतार हैं, रुद्र के अवतार हैं, तो रुद्र प्रयाग। इनकी 5 की हमने आपको क्या बता दी खासियत, इसको जरा ऐसे कवर कर लें तो आपको पता चलता रहे कि पंच प्रयाग है।
नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और अंत में देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं आपके। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग की खास बात क्या बताइए आपको? विष्णु जी ने यहाँ शंकर जी की पूजा करी थी, इसलिए इस जगह का नाम विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग का खास बात क्या है? नंद बाबा ने कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा करी थी, नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग की खास बात क्या है? कर्ण को कुंडल और कवच यहीं पर मिले थे, इसलिए इस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी से आती है, केदारनाथ से निकलती है, तो वहीं पर है शंकर जी का धाम, इसीलिए इसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। रुद्र का रूप जब लेके आती है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा से मिलती है, ये सारी नदियां किससे मिल रही हैं? अलकनंदा से मिल रही हैं। लास्ट में देव प्रयाग, देवों की भूमि, देव प्रयाग हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। सबसे बड़े देवता विष्णु जी। कौन से हैं? विष्णु जी। विष्णु जी ने उसके बाद अवतार लिया नंद बाबा के घर कृष्ण के रूप में, तो नंद प्रयाग। दूसरे नंबर पे कौन सा प्रयाग आया? नंद प्रयाग। उसके बाद कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। अब जब नंद बाबा के घर आ गए, कन्हैया जी की मुलाकात कौरवों से हुई होगी, तो कौरवों में एक सबसे महान योद्धा था जिसका नाम था कर्ण। तीसरा प्रयाग कौन सा हो गया? कर्ण प्रयाग। सबसे पहला प्रयाग विष्णु जी, विष्णु जी नंद बाबा के घर आए। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, फिर कर्ण से मुलाकात हुई कन्हैया जी की, तो कर्ण प्रयाग। उसके बाद जब कौरवों से मुलाकात हुई, तो लाजमी सी बात है कि महाभारत होनी ही है, तब आया कृष्ण जी ने अपना रुद्र रूप दिखाया, तब आया रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग हुआ? रुद्र प्रयाग। और जब सारे कौरव मारे गए, तो देवताओं का निवास हुआ वहां पर, और जाके प्रयाग बना देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग आपके याद हो जाएंगे, एक बार आपको देखना है बस। जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये 5 प्रयाग समझ में आ गए? सबसे पहले विष्णु जी, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद बाबा के घर आए विष्णु जी कृष्ण के रूप में, तो नंद प्रयाग। फिर कौरवों से मुलाकात हुई, तो कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद रुद्र रूप रखा, तो रुद्र प्रयाग। और लास्ट में जब सारे कौरव मारे गए, तब बचा देव प्रयाग, देवताओं का निवास हो गया। अंत में जाकर इन 5 प्रयाग का एक राजा बनाया, जिसका नाम है प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। ये आपकी प्यारी सी भूमि। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ गया आप लोगों के। नेक्स्ट, अब यहां से गंगा की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी को कितने नामों से जाना जाता है। गंगा नदी को नाम बहुत सारे हैं इन नदी के। कौन कौन से नाम हैं देखिए। गंगा नदी के नाम कौन कौन से हैं, तो जरा देख लो। गंगा नदी सबसे पहले देखिए 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। किसमें किसमें बहती है? भारत में और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। बहुत प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन जितना पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे। आप चाहे गंगा की डॉक्यूमेंट्री देख लेना, चाहे कुछ भी देख लेना, उससे बेहतरीन आपको इस वीडियो में मिलेगा, ये बात है। तो गंगा कितने देशों में बहती है? भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है। इन दोनों देशों में गंगा के नाम अलग अलग हैं। इन दोनों देशों में गंगा के नाम क्या क्या हैं, जरा देख लीजिए। भारत में गंगा को किस किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी, गंगा इसका नाम है ही। जानवी, जानवी भी कहा जाता है गंगा को। जानवी कहा जाता है कन्नौज में। कहाँ कहा जाता है? कन्नौज में। जानवी के बाद बांग्लादेश में आती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। ये तो
5 नाम हैं गंगा के। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5वां ये गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, पद्मा और मेघना। कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए हमारी गंगा नदी के। अब भारत देश में अगर पूछा जाए आपसे कितने राज्यों में बहती है, तो ये भारत के 5 राज्यों में बहती है, जिसमें से आपको 4 राज्य के नाम तो याद रहते हैं, लेकिन 5वें राज्य का नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है। 5वें राज्य का नाम दिमाग से उतर जाता है। इन दोनों के गंगा के नामों को हम ऊपर रख देते हैं और नीचे लिख लेंगे शहर और राज्य जहां से गंगा गुजरती है। तो गंगा भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में से झारखंड एक ऐसा है जो दिमाग से उतर जाता है। किससे उतर जाता है? दिमाग से उतर जाता है। तो इसको याद रखना है। 5 राज्यों में ये गंगा नदी बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? पहला हमारा उत्तराखंड, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा बिहार, चौथा हमारा झारखंड और 5वां हमारा पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। क्रम यही है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है, बिहार से झारखंड में जाती है, झारखंड से पश्चिम बंगाल। अब अगर पूछा जाए गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सबसे ज्यादा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में 1100 किलोमीटर। सबसे ज्यादा गंगा प्रवाहित किस राज्य में होती है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कहां होती है, तो झारखंड में मात्र 80 किलोमीटर। और झारखंड का एक ही मात्र जिला है, उस जिले का नाम है साहिबगंज। क्या नाम है? साहिबगंज। साहिबगंज। ये साहब वैसे भी हो जाता है। वर्तमान केंद्र सरकार की सबसे बड़ी परियोजना, इससे पहले वाली पंचवर्षीय में गंगा की सबसे बड़ी, भारत सरकार की सबसे बड़ी परियोजना थी। उस परियोजना का नाम था नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना यहीं से शुरुआत करी गई थी, झारखंड के साहेबगंज नामक जिले से। एक ही जिले से होकर गंगा प्रवेश कर जाती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जिला जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है, वो पहला जिला है आपका बिजनौर। बिजनौर प्रथम जिला है। और अंतिम जिले की अगर बात करी जाए, तो अंतिम जिला है आपका बलिया, जिसको हम लोग बागी बलिया कहते हैं। बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा में, और बलिया से उत्तर प्रदेश को छोड़कर आगे चली जाती है। किसमें? बिहार में। और बिहार का पहला जिला जो है, बिहार का पहला जिला है बक्सर। कौन सा जिला है? बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में, गंगा नदी के किनारे ही। आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो बिजनौर उत्तर प्रदेश का पहला जिला, जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर में भी कहां से प्रवेश करती है, तो बिजनौर में एक स्थान है, किससे लिखा जाए? रेड कलर से लिखा जाए। बिजनौर में एक स्थान है गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर नामक ग्राम से ये
उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी। कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये थी गंगा की वर्बली जानकारी। कितने राज्यों में बहती है, कहाँ सबसे ज्यादा बहती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अगर कुल राज्य की बात करी जाए तो 28 जिलों में गंगा नदी बहती है। कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में। 28 जिलों में मुख्य मुख्य जिले कौन से हैं गंगा के, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो मुख्य जिले हैं गंगा के, सबसे पहले बिजनौर, बिजनौर के नीचे आ जाओ मेरठ, मेरठ के आगे चले जाओगे तो कासगंज, कासगंज के आगे आओगे तो फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के आगे आओगे कानपुर, कानपुर के आगे आओगे तो हल्का सा हरदोई, कन्नौज, कन्नौज के बाद हरदोई को हल्का सा टच करते हुए उन्नाव, उन्नाव के आगे आओगे तो आगे आ जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद के और आगे बढ़ोगे तब आपका बनारस, बनारस के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया। ये कुछ इसके मुख्य मुख्य शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। और कुल 28 जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में गंगा प्रवाहित होती है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करते हैं इतना आपके सभी के समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करिए, क्या इतना सभी के समझ में आ गया? क्या इतना सभी के अच्छे से समझ में आ गया? तो ये हम लोग पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ रहे थे? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है ये नदी। सबसे ज्यादा यूपी में प्रवाहित होती है। यूपी में प्रवाहित होने के बाद सबसे कम झारखंड में। झारखंड का एकमात्र जिला है जिस जिले का नाम है साहेबगंज। इतना आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं गंगा की सहायक नदियां। क्या देखते हैं? गंगा की सहायक नदियां। सबसे पहले बाएं छोर की सहायक नदियां, उसके बाद दाएं छोर की सहायक नदियां, फिर नदियों के किनारे बसे शहर, फिर नदियों के डैम। पूरा हम लोग गंगा नदी पढ़ेंगे और ऐसे ही भूगोल की सारी नदियां हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूगोल में, भारत के भूगोल में जितनी भी नदियां हैं, एक एक नदी के बारे में डीपली आपसे चाहे यूपीएससी तक पूछा जाएगा तो वादा है मेरा आपका क्वेश्चन छूटेगा। अब गंगा की सहायक नदी तो बन गई भाई हमारी गंगा नदी। यहाँ दो नदियां थी, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा से एक नदी बनी जिस नदी का नाम था गंगा नदी। अब शुरू करते हैं गंगा नदी का सफर, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो सबसे पहली इसकी सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। कहां से निकलती है दोस्तों ये? तो नैनीताल हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? नैनीताल से निकलती है ये, नैनीताल हिमालय से। और इस नदी का क्या नाम है? तो नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा। क्लियर? सबसे पहली इसकी सहायक नदी है ये, मुख्य पहली सहायक नदी। देखिए हम लोग वो नदियां पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगंगा का गंगा में संगम कहां पर होता है? तो रामगंगा का गंगा में संगम हरदोई, कन्नौज के प्रतिमुख हरदोई जिले में होता है। कहां पर होता है? हरदोई जिले में। अच्छा, कई किताबों में इसमें आपने देखा होगा कन्नौज, तो हरदोई में, खैर इत्तेफाक से मेरी ननिहाल भी वही है हरदोई में, तो ये मैं गंगा और रामगंगा दोनों का मिलन अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख के आया हूं। तो कन्नौज के प्रतिमुख एक मेहंदी घाट स्थान पड़ता है। मेहंदी घाट के आगे जब आप जाओगे तो छिबरामऊ नामक एक क्षेत्र पड़ता है। छिबरामऊ में रामगंगा और गंगा का मिलन होता है। उस घाट का नाम है राजघाट। राजघाट पे रामगंगा और गंगा का मिलन हो जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा के बाद एक नदी है जिसका नाम है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती। ये कहां से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है फुलहर झील से।
कहां से निकलती है? फुल्हर झील से। फुल्हर झील से निकलती है गोमती नदी। और ये फुल्लर झील आपकी कहां पर है पता है? ये फुल्लर झील आपकी है पीलीभीत नामक स्थान पर। कहां पर है? पीलीभीत नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तराई क्षेत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं पीलीभीत। क्या कहते हैं? पीलीभीत। इत्तेफाक से इस जिले में भी मैं रह चुका हूँ, पीलीभीत जिले में भी मैं रह चुका हूँ। अब ये मिलती कहां पर है? तो इसका संगम होता है गा से गोमती, गा से गाजीपुर। गाजीपुर एक जिला है, यहाँ पर गोमती नदी का संगम होता है। किसका संगम होता है? गोमती नदी। गोमती। वास्तविकता में तो वैसे इसमें गोमती नहीं मिलती है, साई नदी मिलती है आगे। कौन सी नदी मिलती है आगे? साई नदी मिलती है आगे। गोमती के बाद इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसको कहा जाता है घाघरा। क्या कहा जाता है? घाघरा। और ये कहां से निकलती है? तो ये मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में दो ग्लेशियर हैं, एक मापचा चुंग और एक चोमा युंग डुंग ग्लेशियर। तिब्बत कहा जाए या चाइना कहा जाए, एक ही बात है। आपको बताया था हिमालय जब पढ़ाया था मैंने, तो चोमो लुंगमा हिमालय का नाम है। तो वहीं पे दो तीन ग्लेशियर्स हैं, जिसमें से एक का नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर और एक का नाम है चोमा युंग डुंग ग्लेशियर। इन दो ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां निकलती हैं यहाँ पर। तो उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है इस नदी का? घाघरा। अच्छा, इस घाघरा को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इस घाघरा नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। कर्णाली, याद रहेगा। तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। भारत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा का संगम कहां पर होता है? तो घाघरा का संगम छपरा में होता है। अब हम लोग बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। गंगा हमारी कहां पहुंच चुकी है? बिहार में पहुंच चुकी है। हरदोई, गाजीपुर, छपरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये तीन प्रमुख नदी हो गई। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात कि गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन आता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अगर ऑप्शन में पहले नंबर पे यमुना होगा तो आप यमुना टिक कर देंगे। यमुना गलत होगा। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है और गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी का मतलब होता है जल ग्रहण क्षेत्र में बड़ी होना। किसमें बड़ी होना? जल ग्रहण क्षेत्र में बड़ी होना। और ये गंगा के बाएं छोर की सबसे लंबी सहायक नदी, बाएं छोर की सबसे लंबी सहायक नदी और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक। गंगा में सबसे ज्यादा मात्रा में जल मिलाने वाली अगर कोई नदी है तो वो घाघरा है। कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। क्लियर? तो घाघरा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी। इस नदी के नखरे बहुत सारे हैं। इसको काली भी कहा जाता है, इसको शारदा भी कहा जाता है, इसी को सरयू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरयू भी कहा जाता है। ये कहां से निकलती है? तो ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? मिलाम हिमानी से निकलती है। मिलाम। मिलाम हिमानी से निकलती है हमारी काली नदी या शारदा नदी। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले भारत और नेपाल के बीच में बहुत विवाद चल रहा था।
जिसको कहा जाता है काला पानी विवाद। हल्का सा उसको समझते हैं। ये शारदा नदी उसी काले पानी विवाद में है। ये आपका भारत वाला हिस्सा है। ये भारत है आपका। ये इधर साइड जो आप इतना बड़ा देख रहे हो ये है नेपाल। नेपाल जो है काली नदी से लेकर मेची नदी तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? काली नदी से लेकर मेची नदी तक। ये है आपकी यहां पर काली नदी और यहां पर है मेची नदी। इस नदी का नाम है काली और इस नदी का नाम है मेची। ये मेची नदी जो है महानंदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी। तो नेपाल जो है वो काली नदी से लेकर मेची नदी तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला है? काली नदी से मेची नदी तक। नेपाल को पहले गोरखालैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोरखालैंड कहा जाता था। ये आपका नेपाल है इतना। क्या है? नेपाल है इतना। इसको गोरखालैंड कहा जाता था। अंग्रेजों के आधिपत्य से पहले गोरखाओं ने इधर सिंधु के मैदान तक जीत लिया था। जब धीरे धीरे भारत का बक्सर के युद्ध के बाद और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी रणनीतिक विजय बक्सर का युद्ध बताया जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद संपूर्ण भारत पे कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया तो यहाँ पे गोरखाओं से कहा कि ऐसा है भैया, तुम्हारा जो ये हिस्सा है वो कहां से है? काली नदी से मेची नदी तक है। छोटे छोटे चुंग चुंग पाँव पाँव टू टू हो चले जाओ अपने देश में, वरना तुम्हारा देश भी कब्जा कर लिया जाएगा। तब एक संधि हुई। उस संधि का नाम था सुगौलिस की संधि। कौन सी संधि थी? सुगौली की संधि। शायद 1716 या 76। डेट मुझे कंफर्म नहीं याद आ रही है, बता दूंगा कमेंट करके, गलत नहीं बताना चाहिए। सुगौली की संधि हुई अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। उसमें कहा गया कि आपका जो नेपाल है वो काली नदी से लेकर मेची नदी तक स्थित है। अब समस्या ये थी कि काली नदी जो थी उसके भी बहुत नखरे थे। काली नदी एक हिस्सा इधर से आ रहा था, एक हिस्सा इधर से आ रहा था और एक हिस्सा इधर से आता है। तीनों मिलकर काली नदी बनती हैं। तीनों मिलकर क्या बनती हैं? काली नदी बनती हैं। अब चलो इसको जूम कर लिया जाए। अब इसको जूम कर लिया जाए। अब ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये पॉइंट। ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, तीन पर है नेपाल। सॉरी यहाँ से थोड़ा इधर बन गया है, इनको सबको हटा दिया जाए यहाँ से। तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो। यहाँ से एक नदी आती है, ये काली नदी है। एक नदी इधर से आती है, ये काली नदी है। और एक इधर से आती है, इसे भी काली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली नदी। इन तीनों को काली नदी कहा जाता है। अब समस्या क्या हुआ? अंग्रेजों के लिए काली नदी ये थी। अब जब भारत और नेपाल की लड़ाई हुई तो नेपाल ने कहा कि भैया ये वाला हिस्सा मेरा है। काली नदी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक हम नेपाल मानेंगे। तो राय पिथौरागढ़ नैनीताल वाला जो क्षेत्र है, पिथौरागढ़ नैनीताल में एक क्षेत्र पड़ता है, टनकपुर एक एरिया पड़ता है, वो सब कह रहा था कि काला पानी वाला जितना क्षेत्र है वो सब मेरा है। वही था काला पानी विवाद। अच्छे से समझ में आ गया होगा काला पानी विवाद। तो घाघरा नदी की सहायक नदी है शारदा नदी।
या काली नदी? कौन सी नदी? शारदा नदी या काली नदी? इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती। कौन सी? राप्ती। राप्ती। आपका गोरखपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। काली नदी और शारदा का संगम कहाँ होता है? बहराइच के बहराम घाट नामक स्थान पर संगम होता है। कहाँ पर संगम होता है? बहराइच के बहराम घाट नामक स्थान पर। यहां लिख देता हूं, बहराम घाट, बहराम घाट। ये नदी नेपाल में या तिब्बत में जब तक रहती है तो इसको काली नदी कहा जाता है। नेपाल में जैसे ही प्रवेश कर जाती है इसको शारदा नदी कहा जाता है। जैसे ही शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है पीलीभीत जिले से। किस जिले से प्रवेश करती है? पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये है घाघरा नदी। आगे बढ़ते हैं। घाघरा के बाद एक इसकी सहायक नदी है जिसके नाम है गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। ये कहां से निकलती है? तो ये हमारे नेपाल हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी है हमारी ये नदी है हमारी गंडक। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है शालिग्राम नदी। कौन सी नदी है? शालिग्राम नदी। इस नदी के किनारे शालिग्राम पत्थर बहुत पाए जाते हैं। शालिग्राम पत्थर बहुत पाए जाते हैं गंडक नदी के किनारे। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर इसी नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे है, इसकी सहायक नदी के किनारे है नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक। गंडक कहाँ मिलती है? तो गंडक आपकी सोनपुर बिहार के पास मिलती है। सोनपुर बिहार के पास। कई जगह भागलपुर जनपद लिखा आपने देखा होगा। क्या लिखा होगा? भागलपुर जनपद। इसके आगे है बूढ़ी गंडक, उसके आगे है कोसी, उसके आगे है महानंदा। ये नदियां हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी। और ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। इतना हम लोग आज की वीडियो में निपटाते हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा गंगा नदी तंत्र। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बार को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आपके पास आते रहे तो आए तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप 30 से 40 50 लोग हैं, अगर 50 लोगों को शेयर करेंगे तो 50 जगह शेयर होगा। ठीक है, तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हर एक जगह पे शेयर करिए। शेयर करने का काम आज आपका है, सबकी जिम्मेदारी है, सबको शेयर करना है। चलिए ठीक है, बाय बाय। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं भेज दूंगा।